हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय सर आपको राजनीतिक विज्ञान का जो हम टॉपिक करा रहे थे, भारतीय संविधान की विशेषताएं, इनको हम आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे पढ़ते हैं। इसके अंदर हमने 6 प्रकार की विशेषताएं पढ़ भी ली थी भारतीय संविधान की। जो हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे अब वो 7 नंबर की जो विशेषता है वो है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। देखो, हमने भारतीय संविधान के अंदर मौलिक अधिकार भी पढ़ लिए थे। हमने कहा था भाग 3 में मौलिक अधिकारों को दिया गया है। हमने पढ़ा था भाग 4 में जो 4 क है उसमें कर्तव्य दिए गए हैं, और जो नीति निर्देशक तत्व है वो हमारे संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में लिखित है, और इसके जो आर्टिकल मिलते हैं वो आपको मिलेंगे 36 से 51 तक। आर्टिकल मिलते हैं 36 से 51 तक। यानी नीति निर्देशक तत्वों को हमारे भारतीय संविधान में भी उल्लेखित किए गए हैं, उसके अंदर लिखित है। और ये आपको बता देते हैं जो संविधान का भाग 4 है उसके अंदर उल्लेखित है, और भाग 4 में जो टोटल आपको आर्टिकल मिलते हैं वो 36 से 51 तक आपको अनुच्छेद या आर्टिकल प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्व होते क्या है, हम इनके बारे में पढ़ते हैं। हमने ये तो पढ़ लिया क्योंकि संविधान की विशेषता है, हमारे संविधान में लिखित है, ये संविधान में दिए गए हैं। लेकिन नीति निर्देशक तत्व होते क्या है, हम एक सिंपल से तरीके से ले नीति निर्देशक तत्वों में। तो मैं आपको एक सिंपल से लेजे में बता देता हूँ। ये राज्य सरकार के लिए पथ प्रदर्शक होते हैं। पथ प्रदर्शक, या आप कह सकते हो आचार संहिता होती है। आचार संहिता यानी हमारा राज्य को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए, भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में उल्लेखित किया गया था, संविधान में लिखित किया गया था, यानी उसको लिखा गया था संविधान में, संविधान सभा के द्वारा। यानी ये सरकार के लिए एक निर्देश दिए गए हैं। देखो, नीति नियम बनाने के निर्देश दिए गए हैं। क्या निर्देश दिए गए हैं भी, आपको ऐसा काम करना है, ऐसे कानून बनाने हैं ताकि राज्य को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाया जा सके, या एक राज्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके। वो होते हैं नीति निर्देशक तत्व। यानी सरकार को अगर इसके अकॉर्डिंग काम करना है, अगर वो नहीं करती सरकार, अगर नीति निर्देशक तत्वों को अपने नीतियों में, अपने कानून में, अपने विचारों में लेकर नहीं चलती, तो आने वाले समय में क्या हो सकता है, जनता उनको वोट नहीं देगी, मत नहीं देगी, उनकी सरकार गिर जाएगी। यानी उनके लिए एक पथ प्रदर्शक है भी, उनको वो काम करना ही पड़ेगा। अगर उनको सरकार बनाए रखनी है, आने वाले समय में उसको जनता के वोट लेने हैं, मत लेने हैं, तो उनको उस आचार संहिता के अकॉर्डिंग चलना ही पड़ेगा। यानी एक जनता के लिए देखो, नीति निर्देशक तत्व है क्या, जनता के लिए तो काम करना है, उनके स्वास्थ्य कुछ करना है, उनको रोजगार देना है, उनकी गरीबी दूर करना है, उनको सहायता देना है, पंचायती राज का गठन करना है, और भी बहुत है। ठीक है, हमारे जो यहाँ पर जो लोग असहाय है, हैंडीकैप्ड है, उनकी सहायता करना है। यानी ये नीति निर्देशक तत्व है जिससे समाज का कल्याण होता है, समाज का विकास होता है। यदि वास्तव में सरकार ऐसा करती है, देखो नई नई वैकेंसियाँ निकालती है, रोजगारी भत्ता देती है, वृद्धावस्था पेंशन देती है, यानी सरकार बहुत से ऐसे काम करती है, लोगों की सहायता करती है, तो लोग क्या करेंगे, उस सरकार को पसंद करने लग जाएंगे, और पसंद करने के बाद उनको आगे 5 साल के बाद भी उनको सरकार बनाने का चांस देंगे, यानी पूरी वोटिंग करेंगे। इसका मतलब ये सरकार के लिए एक पथ प्रदर्शक का काम करती है। देखो, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में एक और बता देता हूँ आपको। ये बाध्य योग्य नहीं होते। इसका मतलब ये न्यायिक नहीं होते। क्या नहीं होते? न्यायिक नहीं होते। देखो, जो मूल अधिकार होते हैं ना, वो न्यायिक होते हैं, वो बाध्य योग्य होते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों को कोई छीनता है, मौलिक अधिकारों को कोई नुकसान पहुंचाता है, तो हम सीधे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सीधे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाकर हम क्या कर सकते हैं, उसको रिट दायर कर सकते हैं, और वो हम अधिकारों की मांग कर सकते हैं, क्योंकि वो न्यायिक है, वो वाद योग्य है। लेकिन यदि अब कह रही सरकार रोजगार देती है, वैकेंसियाँ निकालती है, अगर सरकार वैकेंसी नहीं निकाले तो हम न्यायालय में जा सकते हैं क्या? हाँ, 5 साल के बाद वोट देना बंद कर देंगे, मत देना बंद कर देंगे, वो सरकार नहीं बनाएंगे, उसको नापसंद करेंगे। लेकिन हम न्यायालय में तो नहीं जा सकते, सरकार पर दबाव तो नहीं बना सकते कि आप वैकेंसी निकालो जी, आप हमें बेरोजगारी भत्ता दो जी, आप वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाओ जी, आप ये सहायता करो जी। ये सरकार पर खुद पर डिपेंड करता है कि सरकार करे या न करे। अगर सरकार को 5 साल के बाद वोट चाहिए तो वो करेगी,
लोगों का कल्याण करेगी, लोगों का विकास करेगी, नहीं चाहिए तो नहीं करेगी। यानी कहने का मतलब ये वाद योग्य नहीं होते, यानी इसके विरुद्ध हम न्यायालय में नहीं जा सकते, ये न्यायिक नहीं होते। और बाकी जो नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक आपके टोटल दिए गए हैं, वो आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले कहा था, एक तो मौलिक अधिकार, एक आपका मूल कर्तव्य है, और एक नीति निर्देशक तत्व। 3 बातें ऐसी है जो आपको टोटल एक लेसन मिलेगा, उससे जो नेक्स्ट लेसन है, ठीक है, इसको हम पूरे डिटेल से पढ़ लेंगे। वर्तमान में तो आपको यही पढ़ना है भी नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में उल्लेखित है, इसका मतलब हमारे संविधान की एक सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें, समाजवादी राज्य। देखो इनके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। देखो आपको बताया भी था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976। इसके द्वारा क्या हुआ था, संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। यानी हमारी प्रस्तावना में, मूल प्रस्तावना में ये 3 शब्द नहीं थे, ध्यान रखना। मूल प्रस्तावना 1950 की, मैंने तभी कहा था मूल शब्द आता है, इसका मतलब 1950 की बात हो रही है जब संविधान लागू हुआ था, उसमें ये 3 शब्द नहीं थे। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के बाद समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, यानी जो समाजवादी राज्य है ये शब्द जोड़ा गया था 1976 में। इसका मतलब जहाँ पर ये 3 शब्द आए, तीनों में आप एक ही बात कहोगे जी, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़े गए हैं, प्रस्तावना में रखे गए हैं। अब बात करते हैं समाजवादी होता क्या है। देखो समाजवादी क्या होता है, अगर हम नॉर्मल बात करें भी, हमारे पूरे विश्व के अंदर 2 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। आपने +1 में पढ़ा था, एक तो पाई जाती है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। एक तो होती है पूंजीवादी और एक होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। देखो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो होती है, इसमें निजी व्यक्ति का प्रभुत्व होता है, यानी जो भी कार्य करता है वो निजी व्यक्ति करता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है। यानी इसके अंदर सरकार का रोल बहुत कम होता है, ये बता सकते हो आप। जो सरकार होती है उसका रोल बहुत कम होता है, सिर्फ और सिर्फ निजी व्यक्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है, निजी रोल होता है, उसी का रोल होता है बस। टोटल जितने भी उद्योग धंधे होते हैं, जितने भी हमारे देश के अंदर संचालित होने वाली कंपनियां हैं, कुछ भी है, वो टोटल काम होता है वो निजी व्यक्ति के पास होता है। यहाँ पर किसके पास होता है? सरकार के पास होता है। इसके अंदर निजी व्यक्ति का, समाजवादी अर्थव्यवस्था में निजी व्यक्ति का रोल कम होता है। यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार क्या करती है? लोगों के लिए काम करती है, समाज का कल्याण करती है, समाज का विकास करती है। और आप भी देख लो, हमारे देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था अपनाई गई है वो कौन सी है? मिश्रित, दोनों का रोल मिला हुआ है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका मतलब हमारे समाजवादी अर्थव्यवस्था है मिश्रित है, इसका मतलब समाजवादी तत्व तो है ना, पूंजीवादी तत्व भी है, समाजवादी तत्व भी है। और समाजवादी तत्व है, इसी कारण समाज के कल्याण के लिए सरकार कितना काम करती है। देखो यहाँ तक जन्म से लेकर, देखो जब बच्चा गर्भ में आता है तब से टीकाकरण, और लास्ट के अंदर जो व्यक्ति मरता है उसके अंदर जो मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है, यानी टोटल रोल होता है वो सरकार का होता है। इसका मतलब हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कौन सी अर्थव्यवस्था है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। यानी यहाँ पर हमारे सरकार का बहुत अधिक रोल है, बहुत अधिक भूमिका है, यानी सरकार बहुत अधिक काम करती है हमारे लिए, समाज के लिए, समाज के विकास के लिए, समाज के कल्याण के लिए। इसी कारण हम कह सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था वो कौन सी है? समाजवादी है। यानी भारत एक समाजवादी राज्य है। लेकिन हुआ क्या, 1991 के अंदर आप पढ़ चुके हो, 1991 के अंदर 1991 ईस्वी में हमारे देश के अंदर वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, भूमंडलीकरण, इन तत्वों को अपनाकर हम किसकी ओर आकर्षित हो गए हैं? निजीकरण की ओर आकर्षित हो चुके हैं। यानी 1991 से पहले ज़्यादा रोल समाजवाद का ही था, समाजवादी अर्थव्यवस्था की था। लेकिन 1991 के अंदर हम कहाँ चले गए हैं? कुछ पूंजीवाद की तरफ चले गए हैं।
क्योंकि ये जो वैश्वीकरण है ये पूंजीवाद का उदाहरण है, विनिजीकरण है, उदारीकरण है, भूमंडलीकरण, ये सारे के सारे पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के उदाहरण है। यानी 1991 से पहले हम समाजवादी थे, अब भी हम समाजवादी हैं, लेकिन अब ज़्यादा झुकाव पूंजीवाद की तरफ चला गया है 1991 के बाद। उसके बाद नेक्स्ट बढ़े हम, इसकी 9 नंबर की व्यवस्था की बात करें तो वो होती है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार, देखो वयस्क मताधिकार होता है भी एक निश्चित उम्र होने के बाद मत देने का अधिकार मिल जाना। एक निश्चित उम्र के बाद मत देने का अधिकार मिल जाना। जैसे 18 वर्ष की उम्र हो जाती है, वर्तमान के अंदर है ना वो 18 वर्ष की उम्र है। 18 वर्ष की उम्र, अगर जो व्यक्ति 18 वर्ष का हो जाता है, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी से संबंधित हो, वो यदि वो 18 वर्ष का हो जाता है तो उसको मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ठीक है, उसे बोलते हैं वयस्क मताधिकार। और सभी देशों में, लगभग सभी देशों में वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। भारत में वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है, संविधान में उल्लेखित है भी हमारे यहाँ वयस्क मताधिकार की उम्र होगी वो 18 वर्ष की उम्र होगी। यानी 18 वर्ष के व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार होगा, मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। ये बात हमारे संविधान में उल्लेखित है। अगर इससे संबंधित हम एक फैक्ट की बात करें तो सुनो बात, जो मूल संविधान था, मूल संविधान यानी मूल संविधान में जो उम्र थी वो 21 वर्ष की उम्र थी। 21 वर्ष की उम्र का जो व्यक्ति था वो वयस्क कहलाता था। और 21 वर्ष की उम्र के बाद ही उसको क्या कहते थे, वोट देने का या मत देने का अधिकार प्राप्त होता था। लेकिन अब वर्तमान में क्या हुआ, 18 वर्ष है, मूल संविधान में कितना था, 21 वर्ष था। और ये किया कब किया, इसको परिवर्तन कब किया था, 21 से 18 कब किया था इसको, पहले 21 वर्ष का व्यक्ति वोट देता था, अब 18 वर्ष के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। ये चेंज किया गया था 61वें संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन 1989 के अंदर। याद रखना ये बात, यानी 61वां संविधान संशोधन 1989 से पहले। और मूल संविधान के अंदर जो उल्लेखित बात थी वो थी हमारे वयस्क मताधिकार की उम्र 21 वर्ष की। यानी जब वो 21 वर्ष के होते थे तब उनको वोट देने का अधिकार प्राप्त होता था, यानी मत देने का अधिकार मिलता था, वो मत दे पाते थे। लेकिन वर्तमान में 21 से घटाकर कितनी कर दी गई है, 18 वर्ष की उम्र कर दी गई है। और ये किसके द्वारा की गई थी, ये की गई थी 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। हमारे जो वयस्क मताधिकार की उम्र 21 वर्ष थी उसको घटाकर कितनी कर दी गई है, 18 वर्ष कर दी गई है। इसका मतलब ये भी हमारे संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है। वयस्क मताधिकार को भी हमारे संविधान में क्या किया गया, उल्लेखित किया गया है, जो 18 वर्ष की वर्तमान में उम्र मानी जाती है वयस्क की। यानी 18 वर्ष की उम्र होती है, हम वोट देने के अधिकारी हो जाते हैं, मत देने के अधिकारी हो जाते हैं, ये अधिकार हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट बढ़े हम, पंथ निरपेक्ष राज्य। देखो ये ध्यान से बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रश्न एग्जाम में पक्का आता है। पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता के बारे में पक्का पूछा जाता है और पक्का एग्जाम में आता ही आता है। देखो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हम 2-3 लाइनों में करेंगे, अलग अलग तरीके से करेंगे, जो भी आपको याद रहे वो आप याद रख लेना। ठीक है, हम ये कह सकते हैं राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। इसका मतलब राज्य कोई एक पंथ को नहीं लेके चलेगा, या धर्म लिख लो, पंथ लिख लो। हमारे प्रस्तावना में धर्म शब्द का यूज नहीं हुआ, पंथ निरपेक्ष का यूज है। फिर राज्य किसी एक पंथ के साथ या एक पंथ के साथ ही सांठगांठ नहीं करेगा, सभी पंथों को साथ लेके चलेगा और सभी पंथों के साथ क्या करेगा, समान व्यवहार करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। वो भी ये हिंदू का है जी, ये मुसलमान का है, ये सिख जैन बौद्ध जो भी है भी इनके साथ अलग अलग भेदभाव किया जाए, ऐसा नहीं है। अगर वो एक को किसी प्रकार की सुविधा देगा तो दूसरे सभी धर्मों को भी सुविधा प्राप्त होगी। यानी आप ये कह सकते हो राज्य का कोई राजधर्म नहीं होगा, राजधर्म नहीं होगा। इसका मतलब राज्य कोई अपना एक पंथ स्थापित नहीं करेगा,
जैसे अंग्रेजों के टाइम में यानी सिर्फ एक धर्म को अहमियत दी गई थी, उसी धर्म को धक्के से लोगों को चेंज किया जाता था, धर्म बदला जाता था, ऐसा कोई मैटर नहीं है। यहाँ पर राज्य कोई भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी राज्य कोई राज धर्म नहीं है, ऐसा नहीं वो सिर्फ एक धर्म को लेकर बैठा है, एक पंथ लेकर वो बैठा है, बाकी पंथों को वो किसी प्रकार से नुकसान पहुंचा रहा है, ऐसा कोई मैटर नहीं है। सब राज्य के लिए सभी पंथ सभी धर्म समान है, सभी के साथ वो समान रूप से कार्य करेगा, और उसका कोई एक राज धर्म भी नहीं है, कोई एक राज धर्म नहीं है, सिर्फ एक ही उसका धर्म हो, उसी के कानून अकॉर्डिंग चले वो सभी धर्मों को साथ लेकर चलता है, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। इसका मतलब आप कह सकते हो जो धर्म का मुद्दा होता है ना, वो मनुष्य का आंतरिक मामला होता है। क्या होता है? आंतरिक मामला, यानी ये हमारा भावना से जुड़ा होता है, ये हमारी भावना से जुड़ा होता है। इसका मतलब राज्य इसके अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, आप अपनी भावना के अकॉर्डिंग किसी की भी उपासना कर सकते हो, किसी धर्म को मान सकते हो, आप कुछ भी पूजा पाठ कर सकते हो, राज्य इसके अंदर कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, राज्य इसके अंदर हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन हमारा जो धर्म है वो ऐसे नहीं, जो पाश्चात्य, एक तो होता है पाश्चात्य जो देश है उनका जो धर्मनिरपेक्ष मैटर अलग है, उनका तो राज्य धर्म से बिल्कुल ही पृथक है, बिल्कुल ही पृथक ही रखा गया है, अलग ही रखा गया है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। हमारे यहाँ पर पंथ निरपेक्षता करती है, नहीं है भी राज्य से धर्म अलग है, नहीं। हमारा मैटर यह है भी वो काम तो करेगा धर्मों में, लेकिन करेगा समान व्यवहार। ऐसा नहीं एक धर्म को बढ़ा रहा है, दूसरे को नहीं बढ़ा रहा। जैसे अभी मुसलमानों में जो 3 तलाक की व्यवस्था थी उसको समाप्त की गई थी, यानी राज्य को जहाँ पर धर्म के अंदर कोई ना कोई अंधविश्वास हो या कुछ ऐसा मैटर लगे जिससे समाज को नुकसान पहुंचा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो हस्तक्षेप करके क्या कर सकता है, उनको खत्म कर सकता है। हिंदू धर्म के अंदर भी बहुत सी बुराइयां थी, बहुत जो हमारे अंधविश्वास चलते आ रहे थे, आडंबर थे, तो राज्य जैसे कोई बलि प्रथा वगैरह थी तो राज्य उनको समाप्त कर सकता है भाई। इसका मतलब राज्य जहाँ पर उनको ऐसा लगे कि उससे समाज को नुकसान हो रहा है, देश को नुकसान हो रहा है, व्यक्तियों को नुकसान हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में राज्य क्या कर सकता है, धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, वैसे नहीं मतलब वो चलते फिरते हस्तक्षेप करे, वो तो सिर्फ देखेगा भी अगर कोई धर्म में है ऐसे कोई मैटर जिससे वहाँ के धार्मिक जो लोग हैं उनको नुकसान हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या कर सकता है, उसको समाप्त कर सकता है या उसके अंदर थोड़ा बहुत कम कर सकता है। ठीक है, और भी हम इसके अंदर देखो, एक व्यक्ति था, हाँ अभी देखो हिंदू धर्म के अंदर जो मृत्यु बहुत चलती थी, है ना, मृत्यु भोज थी, वो एक बुराई थी, अंधविश्वास था, तो उस मृत्यु भोज को भी राज्य ने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, उसको रोक दिया, स्थगित कर दिया। तो राज्य ऐसा कर सकता है, यानी जहाँ पर बुराई लगे, जहाँ अंधविश्वास हो, आडंबर हो, वहाँ पर राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। देखो इसके अंदर एक व्यक्ति था, पंथ निरपेक्ष के अंदर जो आप स्टेटमेंट पढ़ने वाले हो, राजीव भार्गव। देखो मैंने अभी कहा था हमारा राज्य धर्म से कंप्लीट रूप से पृथक नहीं है, साथ में तो हमने पंथ निरपेक्षता को अपना रखा है, और साथ के अंदर राज्य जहाँ पर आवश्यक हो वहाँ हस्तक्षेप भी कर सकता है। इसी बात को राजीव भार्गव ने क्या कहा है, उसूली फासले का सिद्धांत कहा है, उसूली फासले का सिद्धांत कहा है। भी उसको फासला भी रखना है, साथ में जहाँ पर असूल हो, जहाँ पर आवश्यक हो वहाँ पर हस्तक्षेप भी करना है। दोनों मैटर हो गया ना, भी राज्य को धर्म से फासला भी रखना है, अलग भी रखना है उसको, जिसके अंदर किसी प्रकार का हस्तक्षेप भी नहीं करना, लेकिन जहाँ पर असूल, जहाँ पर वास्तव में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता हो वहाँ पर वो क्या कर सकता है, हस्तक्षेप भी कर सकता है। ये बात राजीव भार्गव की और आपके सिलेबस में भी है, तो इसको आप पढ़ लेना भी। ठीक है, उसके बाद इससे ये थोड़ा बहुत आप उतारना चाहते हो नोट्स बना लिया करो साथ साथ में। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट बात करें हम एकात्मक व संघात्मक तत्वों का मिश्रण। देखो हमारे यहाँ पर है, यहाँ पर एकात्मक और संघात्मक तत्वों का मिश्रण पाया जाता है। तो सबसे पहले इसके बारे में पढ़ देते हैं भी एकात्मक और संघात्मक तत्व है कौन से, भी क्या है एकात्मक संघात्मक तत्व, इनका अर्थ क्या है। मिश्रण तो बाद में करेंगे ना, फिर तो आपको अपने आप पता चलेगा भी मैं एकात्मक के तत्व बता दूँ, मैं आपको संघात्मक के तत्व बता दूँ, फिर आप देख लो ये तो दोनों तत्व हमारे संविधान में पाए जाते हैं, इसका मतलब हमारे संविधान में मिश्रण है। तो सुनो बात,
देखो एकात्मक वो होता है जिसमें सेंटर शक्तिशाली होता है, यानी केंद्र शक्तिशाली होता है। संघात्मक वो होते हैं जिसके अंदर केंद्र व राज्यों में शक्तियों का केंद्र व राज्यों में शक्तियों का बंटवारा होता है। देखो भारत में दोनों स्थिति पाई जाती है, दोनों स्थिति है। हमारी जो अनुसूची 7 है, अनुसूची 7, उसके अंदर 3 सूचियां दी गई है। एक तो संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, ये अपने आर्टिकल जो आप पढ़ोगे 246, आर्टिकल 246 के अंदर अनुसूची 7 के अंदर ये 3 सूचियां दी गई है। इसका मतलब हमारे यहाँ शक्तियों का बंटवारा किया गया है। कैसे? संघ सूची में जितने विषय है उसमें केंद्र कानून बनाएगा, सेंटर को स्थानीय विषय है उसको सेंटर कानून बनाएगा। राज्य सूची में जितने विषय हैं उसको राज्य कानून बनाएगा, ये राज्य का अधिकार है। और समवर्ती सूची में वहां पर दोनों मिलकर क्या करेंगे, कानून बनाएंगे, यानी 97, 66 और 47, यानी ये विषय बांटे गए हैं। इसका मतलब मैंने क्या लिखा है संघात्मक में, केंद्र व राज्यों में शक्तियों का बंटवारा होता है। देखो यहाँ पर स्पष्ट रूप से क्या हो रहा है, बंटवारा हो रहा है, यानी केंद्र का अलग मैटर है, केंद्र को अलग शक्तियां दे दी गई है, अलग विषय दे दिए गए हैं, वो अपने उन विषयों के आधार पर कानून बनाएगा। राज्य सूची के विषयों के आधार पर कानून बनाएगा। समवर्ती सूची के अंदर दोनों मिलकर क्या करेंगे, कानून बनाएंगे। ये बात हमारी अनुसूची 7 के अंदर उल्लेखित है, यानी शक्तियों का संविधान के द्वारा बंटवारा किया गया है, शक्तियों का संविधान के द्वारा, यानी ये बात संविधान में उल्लेखित है भी केंद्र किस किस में कौन कौन से विषय पर कानून बना सकता है, राज्य कौन कौन के विषय पर कानून बना सकता है। ये तो क्या हमारा संघात्मक का मैटर। अब एकात्मक में क्या है, और एकात्मक में आपको एक ही ध्यान रखना है, केंद्र को शक्तिशाली दिखाना है। अरे ये मैटर आप अपने दिमाग में रखा करो। एकात्मक यानी एक, एकात्मक यानी एक यानी सेंटर यानी केंद्र, यानी केंद्र जो ऊपर वाला है उसको आपको क्या दिखाना है, शक्तिशाली दिखाना है। अब देखो सुनो बात, हमारे क्या रखा गया है यहाँ पर, देखो हमारे रखा गया है केंद्र को ज्यादा शक्तियां दी गई है, केंद्र को ज्यादा या अधिक विषय दिए गए हैं कानून बनाने के। अधिक विषय है या नहीं देख लो। पहला तो यहाँ पर ही है केंद्र शक्तिशाली है, संघ सूची पर केंद्र कानून बनाता है। ठीक है, तो संघात्मक तो ऐसे है क्योंकि शक्तियों का बंटवारा किया गया संविधान के द्वारा। एकात्मक ऐसे है क्योंकि संघ सूची में ज्यादा विषय है, ज्यादा विषय इसका मतलब केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां दी गई है, इसका मतलब केंद्र क्या है, शक्तिशाली है, यानी एकात्मक के तत्व है। ठीक है, ज्यादा विषय दिए गए हैं। और आप ये भी कह सकते हो विषय भी ज्यादा है और जो विषय दिए गए वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विषय दिए गए हैं। जैसे विदेशों के साथ कोई संबंध करना, जैसे हमारी विदेश नीति है, वो सब बनाने का मैटर होता है वो केंद्र की सरकार के पास होता है। संविधान में संशोधन करने का मैटर होता है वो केंद्र सरकार के पास होता है। इसका मतलब यहाँ पर केंद्र क्या है, ज्यादा शक्तिशाली है, यानी ये एकात्मक के लक्षण है। हमारे भारत में संविधान संशोधन है या नहीं? मेरे बाद विदेश नीति आर्टिकल 51 पढ़ोगे आप, उसके अंदर भी विदेश नीति पढ़ोगे तो वो भी केंद्र का अधिकार है। यानी कहने का मतलब केंद्र को एक तो ज्यादा दे रखा है और साथ साथ में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विषय भी दे रखे हैं, यानी केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली रखा गया है। अगर इसके आधार पर हमें एक उदाहरण और दे, देखो संघात्मक में केंद्र और राज्य दो होते हैं ना, एक केंद्र होता है, अपने इसके नीचे लिख देते हैं, उसको साफ कर देते हैं। देखो संघात्मक एक केंद्र होता है और एक राज्य होता है। हम ये कहते हैं जिस देश के अंदर संघात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है, अमेरिका के अंदर है, अमेरिका पूर्ण रूप से संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर केंद्र का अलग संविधान है और राज्य का अलग संविधान है। आप ये कह सकते हो वहां पर केंद्र की नागरिकता भी लेनी पड़ती है और राज्य की नागरिकता भी लेनी पड़ती है। इसका मतलब अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। क्या है? दोहरी नागरिकता। आप अमेरिका में रहते हो, अमेरिका की आपको नागरिकता लेनी पड़ेगी और प्लस जिस राज्य में रहते हो उस इकाई की या राज्य की भी नागरिकता आपको प्राप्त करनी पड़ेगी।
लेकिन भारत में क्या है, भारत में सिमेट्री नहीं है। भारत में आप किसी भी राज्य में रहो, कैसे भी रहो, हम भारतीय हैं, इसका मतलब सिर्फ सेंटर की नागरिकता होती है। यानी हमारे इंडिया में क्या अपनाई गई है, इकहरी नागरिकता को अपनाई गई है। किसको, इकहरी नागरिकता। इसका मतलब यहाँ पर भी केंद्र शक्तिशाली है, क्योंकि सिर्फ केंद्र की नागरिकता है, राज्य की तो है ही नहीं। देखो एकात्मक में आपको दिखाना क्या है, केंद्र को शक्तिशाली ही तो दिखाना है। तो इसका मतलब इकहरी नागरिकता सिर्फ केंद्र की नागरिकता मिलती है, राज्य की नहीं मिलती। राज्य के इसके अंदर अलग से नागरिकता नहीं दे पाता, इसी कारण केंद्र शक्तिशाली, यानी ये एकात्मक का लक्षण है। देखो संघात्मक में राज्य का और केंद्र का अलग अलग संविधान होता है, लेकिन भारत में सिर्फ एक ही संविधान है, एक ही संविधान है, वही केंद्र का है और वही राज्यों का है, एक ही संविधान है। इस स्थिति में भी क्या है, ये एकात्मक तत्वों के लक्षण पाए जाते हैं। इसका मतलब भारत में क्या किया गया है, इन तत्वों का मिश्रण किया गया है। कैसे किया गया, एकात्मक, केंद्र शक्तिशाली है, ज्यादा विषय है, महत्वपूर्ण विषय है, एकात्मक का लक्षण है। संघात्मक में केंद्र और राज्यों में शक्तियां बंटी होती है, आपके सामने संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। इसका मतलब संघात्मक का लक्षण है। ठीक है, एकात्मक, संघात्मक में हमारे यहाँ पर जो राज्य होते हैं, देश होते हैं, उनमें दोहरी नागरिकता पाई जाती है, लेकिन भारत में क्या है, इकहरी नागरिकता पाई जाती है। इसका मतलब एकात्मक का लक्षण है। संघात्मक में दोहरे संविधान पाए जाते हैं, केंद्र का अलग संविधान होता है, राज्य का अलग संविधान होता है, लेकिन भारत में एक ही संविधान पाया जाता है। इसका मतलब ये एकात्मक का लक्षण है। इसका मतलब भारत को संविधान के अंदर की जो सबसे बड़ी विशेषता है, वो एकात्मक और संघात्मक तत्वों का क्या किया गया है, मिश्रण किया गया है। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, जो एकात्मक का जो मुख्य रोल होता है वो ब्रिटेन से संबंधित है, संघात्मक का जो मुख्य मॉडल है वो अमेरिका से संबंधित है। और भारत ने ब्रिटेन और अमेरिका दोनों के विचारों को मिक्स कर दिया, यानी दोनों का एक मिश्रित। मैंने जब हमने संविधान को शुरू किया था, हमने ये बात पढ़ी थी, भारत को जिस संविधान से अच्छी बात लगी, जिस देश से अच्छी बात लगी, उसको अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग डाल लिया। क्योंकि हमारी परिस्थिति ऐसी थी, न तो हम पूर्ण रूप से एकात्मक रह सकते, न पूर्ण रूप से हम संघात्मक रह सकते। 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे, 1950 में संविधान लागू हुआ था, उस समय ये स्थिति थी, न तो हम एकात्मक को पूर्ण रूप से अपना सकते, न हम संघात्मक को अपना सकते। तो हमारे जो मेंबर थे संविधान सभा के, उन्होंने क्या किया, अपनी दूरदृष्टि का यूज करते हुए, अच्छे विचारों का यूज करते हुए, अपने गुण का यूज करते हुए उन दोनों का मिश्रण कर दिया। बस जो बात अच्छी लगी उसको संविधान में लिख दिया गया। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका। देखो हमारे संविधान की ये भी विशेषता है, हमारे यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका को अपनाया गया है। वहाँ जो न्यायपालिका वो स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय प्रदान। निष्पक्ष क्या होता है, निष्पक्ष होता है किसी का पक्ष न लेना, यानी निष्पक्ष न्याय प्रदान करने के लिए न्यायपालिका को क्या रखा गया है, स्वतंत्र रखा गया है। और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। यानी उनको व्यवस्थापिका से उनसे अलग रखा गया है, ताकि कार्यपालिका से अलग रखा गया है। क्योंकि आप पढ़ोगे आर्टिकल 50 पढ़ोगे नीति निर्देशक तत्वों में, उसके अंदर ध्यान रखना, उसमें स्पष्ट लिखा गया है भी जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, इन दोनों का क्या रहेगा, पृथक्करण रहेगा। यानी दोनों क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। क्यों रहेंगे, ताकि ये अपना न्यायपालिका और कार्यपालिका, हम न्यायपालिका वाले टॉपिक कर रहे हैं ना, ये आर्टिकल 50 में है। ये दोनों पृथक क्यों रहेंगे, ताकि न्यायपालिका स्वतंत्र कार्य कर सके, ये इसके कार्यों में हस्तक्षेप न कर सके। देखो एक न्यायाधीश होता है ना, वो स्वतंत्र रूप से निर्णय तभी ले सकता है जब उस पर किसी चीज़ का दबाव न हो। अगर उस पर किसी का दबाव हो तो वो स्वतंत्र निर्णय थोड़ी लेगा, वो तो दूसरे का पक्ष, जो अन्याय है उसका पक्ष ले लेगा, क्योंकि उसका दबाव होता है उसके ऊपर। इसी दबाव को दूर करने के लिए हमें क्या रखा गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका रखी गई है, ताकि एक निष्पक्ष और अच्छा न्याय देश में प्रदान किया जा सके। यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और न्यायाधीशों को हटाने की विधि है जो महाभियोग की प्रक्रिया, उसे बहुत ही हार्ड बनाया गया है, ताकि न्यायाधीशों को जल्दी से हटा भी न सके, भी धमकी न दे सके न्यायाधीशों को भी, हम आपको हटा देंगे अगर हमारा काम ना किया तो। यानी ये धमकी से बचने के लिए न्यायपालिका एक निष्पक्ष न्याय प्रदान करने के लिए
कि वो किसी के दबाव में या किसी के डर से अपना निर्णय बदल न दे, इसलिए न्यायपालिका को क्या रखा गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका बनाया गया है, उसको अन्य अंगों से स्वतंत्र रखा गया है। अब स्वतंत्र न्यायपालिका होती है ना, ये न्यायपालिका ये है जो हमारे संविधान की व्याख्या करता है, इसका मतलब संविधान की रक्षा करती है। ये न्यायपालिका ये है जो हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करती है। यानी कहने का मतलब है, यदि व्यवस्थापिका संसद ऐसा कानून बनाती है जिससे संविधान का अतिक्रमण हो रहा हो, संविधान को नुकसान पहुंच रहा हो, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका क्या कर सकती है, न्यायपालिका के पास एक शक्ति होती है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन, पुनरा होता है पुनः अवलोकन करना, यानी फिर से जांच करना। मान लेते हैं व्यवस्थापिका संसद ने कोई कानून बना दिया, न्यायपालिका क्या करेगी, इस शक्ति के द्वारा उसकी फिर से जांच करेगी। अगर न्यायपालिका को ऐसा लगेगा भी ये कानून संविधान के अनुसार नहीं है, संविधान का अतिक्रमण कर रहा है या संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो क्या कर सकती है, उस कानून को न्यायपालिका इस अधिकार के तहत अवैध घोषित कर सकती है, यानी उस कानून को समाप्त कर सकती है। इसीलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है ताकि हमारी संविधान की सुरक्षा, उसके हमारे देश को एक अच्छा और निष्पक्ष न्याय मिल सके और हमारे मौलिक अधिकारों की भी क्या उसके सुरक्षा हो सके। इसी कारण न्यायपालिका को क्या रखा गया है, स्वतंत्र रखा गया है। और एक और इसके साथ ही आपको फैक्ट बता देता हूँ, जहाँ पर संघात्मक शासन प्रणाली होती है, कौन सी प्रणाली, संघात्मक, जहाँ पर संघात्मक शासन प्रणाली होती है वहाँ पर हमेशा न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। बात ध्यान रखना, जहाँ पर संघात्मक शासन प्रणाली होती है वहाँ पर न्यायपालिका हमेशा क्या होती है, स्वतंत्र होती है। क्यों, क्योंकि संघात्मक में दो इकाइयाँ काम करती है, कौन कौन सी, एक तो केंद्र और बहुत से राज्य मिलके काम करते हैं, नहीं करते। और जब दो व्यक्ति काम करते हैं ना, तब झगड़ा होना स्वाभाविक है, आपस में झगड़ा हो सकता है, केंद्र का राज्य से हो सकता है, राज्य का राज्य से हो सकता है, केंद्र का एक से ज़्यादा राज्यों से किसी न किसी प्रकार से झगड़ा हो सकता है। अब दो राज्यों में जैसे कर्नाटक और महाराष्ट्र में कुछ पानी विवाद चल रहा है, पंजाब राजस्थान में पानी विवाद चल रहा है, यानी कोई ना कोई विवाद हो सकता है। और ऐसे विवाद का, ऐसे झगड़ों का हल करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता पड़ती है। इसी कारण ध्यान रखना, जहाँ जिस देश में संघात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है उस देश में जो न्यायपालिका होती है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होती है। और भारत में भी एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की गई है, क्योंकि भारत भी एक संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश है। क्लियर है बात, कितना सिंपल है, ठीक है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका, और न्यायपालिका जब स्वतंत्र होगी तभी तो वो निर्णय ले पाएगी, किसी का दबाव नहीं होगा उसके ऊपर। तो डियर स्टूडेंट, आपका यहाँ तक हमने जो विशेषताएं पढ़ी है उनको आप बढ़िया तरीके से नोट्स बना लेना, देख लेना, पढ़ लेना। और बिल्कुल हम सिंपल से वे के अंदर आपको बता रहे हैं, आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में, बुक की लैंग्वेज को छोड़कर अलग प्रकार से बता रहे हैं, ताकि आपको प्रत्येक मैटर क्या आता रहे, समझ आता रहे। इसके नोट्स भी साथ साथ में बनाते चलना। और जो अभी तक आपकी विशेषताएँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि लगभग 20 विशेषता आपके बुक के अंदर सिलेबस में दी गई है। तो हम 3 क्लासों में इसको कंप्लीट करेंगे, 2 क्लास आपकी हो चुकी है, एक नेक्स्ट क्लास के अंदर आपकी विशेषताएं कंप्लीट हो जाएगी। तो हम इसको सिस्टम से कंप्लीट कर रहे हैं, ताकि देखो हो तो एक क्लास में पूरी हो जाए आपको, इसलिए मैं हर फैक्ट बता रहा हूँ ताकि हर चीज़ आपको याद होती रहे, और इससे संबंधित जो अन्य फैक्ट है जो आपके काम के हैं वो भी आपको क्या आते रहे, समझ आते रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।